नमस्कार दोस्तों, द अभिषेक एंड सौरभ शो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम जियो पॉलिटिक्स को लेके एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसकी चर्चा पूरे वर्ल्ड में हो रही है। वेनेजुएला का इंसिडेंट कुछ दिन पहले तो आपने देखा ही कि वहाँ पे क्या हुआ, लेकिन उसके बाद बहुत ही अहम चीज़ हो रही है पूरे दुनिया में, जैसे कि जो ईरान में हो रहा है, ग्रीनलैंड में क्या होने वाला है, इन सब को लेके हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरे साथ है मेरे को होस्ट सौरभ। तो सबसे पहला सौरभ भाई, कि ईरान में अभी करंट सिनारियो क्या चल रहा है? करंट सिनारियो ईरान में बहुत ही फ्रेजाइल चल रहा है इस टाइम पे। हाँ। और जो एक्चुअली मैं आपको स्टार्टिंग से बता देना चाहता हूँ कि ईरान में जो अभी प्रिवलेंट सिचुएशन है ये कहाँ से चलता आ रहा है। एक्चुअली जो मेन प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हुई है लेट 2025, दैट इज़ दिसंबर। वहाँ पे एक तो इकोनॉमिक टर्मोइल स्टार्टिंग से ही चला आ रहा था, क्योंकि ड्यू टू लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड सैंक्शंस बाय द यूएस एंड द यूरोपियन यूनियन एज ए होल। तो 2025 के दिसंबर मंथ में क्या होता है कि वहाँ की जो लोकल शॉपकीपर्स हैं तेहरान ग्रैंड बाज़ार में, वो लोग सड़क पे उतर आते हैं ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस, ड्यू टू इकोनॉमिक फॉल आउट। और वहाँ पे जो उनकी जो करेंसी रियाल है रियाल है, हाँ। उसका जो इतना डाउनफॉल हुआ है अगेंस्ट द यूएस डॉलर, उसकी वजह से वहाँ की कंजम्पशन जो है लोकल मार्केट्स में वो बिल्कुल उसने एकदम डीप डाइव ले लिया है। हाँ, इसमें एक और चीज़ कि $1 जो था, $1 या 1.14 मिलियन रियाल हो गया था। या एग्जैक्टली। मतलब सोच लो, अगर आपको मार्केट में शॉपिंग करने जानी हो तो गड्डी तो बैग भर के, बोरी भर के आपको रियाल लेके जाना पड़ेगा छोटा सा राइट सामान लेने राइट के राइट राइट राइट। लिए। तो ये एक बहुत मेजर था। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ऐसा कुछ होता है, करेंसी इतना ज़्यादा अगर ड्रॉप हो जाता है कंपेयर अगर यूएस डॉलर के अगेंस्ट में, तो वहाँ का पूरा इकोनॉमी चरमरा जाएगा, ख़त्म हो राइट जाएगा, राइट लोग कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे, इन्फ्लेशन अपना ऑल टाइम हाई हो जाएगा। आप इस बात का एज एन एग्जाम्पल कि इंडिया में अगर आपको दूध लेने जाना है तो आपको 20-25 लाख रुपए जेब में रख के जाना पड़ेगा एक दूध का पैकेट लेने के लिए। राइट तो सोचिए क्या हालत होगी। तो वही हालत ईरान में हुई है। राइट। और इसका बहुत ही ज़्यादा हम लोग श्रेय देना चाहेंगे वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के ऊपर। और लोकल गवर्नमेंट के साथ साथ जो है, एक तो उनके जो ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं, ऐसा नहीं है कि यूरोपियन यूनियन ने और यूएस ने उनके ऊपर ऐसे ही रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। ये रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं मेनली ड्यू टू देयर ओन पॉलिसीज, ड्यू टू देयर ओन रेजिम चेंजेस। जो वहाँ की लोकल पब्लिक है, जनता है वहाँ जो की, वहाँ की लोकल पब्लिक है, जो वहाँ की जो लोकल जनता है, वो लोग अपनी गवर्नमेंट से नाखुश हैं। नाखुश है। They are very much pissed off with their local government due to, what would I say, रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे इतने इतने सारे ज़्यादा हैं। restrictions हैं। जैसे कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि वहाँ पे बुर्का को या हिजाब को कंपलसरी कर दिया था। जो भी महिलाएं हैं वहाँ पे, वो अगर बिना बुरखे के या बिना हिजाब के निकले तो उनको पनिशमेंट उनको दी जाती है, रोड से उठा के उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो जैसे कि 2022 में एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट है, बहुत न्यूज़ में आया था। महासा अमिनी महासा अमिनी नाम की एक महिला थी, 22 साल की। तो उनके साथ क्या हुआ था कि उन्होंने इम्प्रॉपर ढंग से उन्होंने हिजाब पहना था, ठीक है। तो उनको जो ईरानियन पुलिस है वो उठा के ले गई। उनसे पूछताछ करने के लिए उनको वहाँ पे ले गई, और कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ वहाँ पर ही जो इंटरोगेशन चल रहा था वहाँ पर ही उनकी मृत्यु हो गई। और फिर जो ईरानियन पुलिस है उन्होंने बोला कि इनको तो हार्ट अटैक आया था, हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता लगा कि उनके साथ मारपीट की गई थी, वायलेंस हुआ था उनके साथ, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई, और जिसके बाद ईरान में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। राइट। और उसके ठीक बाद ही वहाँ का फॉल आउट ऐसा हुआ कि जो वहाँ की जो लोकल पब्लिक है उनका एक तो सबसे पहले उनका भरोसा उठ गया वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये सब इकोनॉमिक टर्मोइल आ रहा है, ये वहाँ की जो लोकल लोग हैं ना वो बहुत परेशान हो बहुत गया। परेशान। और लोकल लोगों को ना कभी भी ये पसंद नहीं है कि उनको अपनी जेब से एक बेसिक सी अपनी नेसेसिटी पूरी करने के लिए
उनको अपनी जेब से हज़ारों रियाल निकाल के देना पड़ रहा है। लाखों। लाखों रियाल, इस लाखों टाइम पे रियाल, लाखों रियाल हो हाँ। गए हैं। तो इसका फॉल आउट तो होना ही था, आज नहीं तो कल। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक तो सबसे पहले अपने पब्लिक को रिप्रेस करना शुरू किया। वहाँ पे हार्डकोर इस्लामाइजेशन कर दिया उन्होंने वहाँ पे, बिल्कुल। जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोग एक टाइम बाद वहाँ पे ऊब गए। इतनी हार्ड रेजिम की वजह से, इतने हार्ड पॉलिसीज की वजह से वहाँ के लोगों ने गवर्नमेंट के साथ में कोप अप करना छोड़ दिया एक टाइम बाद। एक तो मेरे को ऐसा फील होता है कि एक तो इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब, इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने के बाद आप इतने रिस्ट्रिक्शन भी लोगों पे जब लगाते हो, लोगों के लाइफस्टाइल में इंटरफेयर करते हो आप, कि वहाँ पे हिजाब पहनना ज़रूरी है, आप ये नहीं कर सकते, आप वहाँ नहीं जाए, महिलाओं के खिलाफ स्पेशली महिलाओं के खिलाफ इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है कि ऑब्वियसली वो कोई लाइफ मतलब है ही नहीं, ठीक है। और उसके ऊपर इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की खराब, तो लोग करेंगे तो करेंगे क्या। और ये इम्प्रूव होता भी दिख नहीं रहा कि चलो भाई, एक उम्मीद होती है कि नहीं गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी बनाई, इम्प्रूव होगा आगे जाके, फ्यूचर में कुछ उम्मीद है, पर यहाँ पे तो कोई उम्मीद भी नहीं है। यहाँ पे तो हर रोज ही कुछ ना कुछ डाउनफॉल हो रहा है। जब लोग सड़क पे उतर आते हैं ना अभिषेक भाई, तो क्या होता है ना कि लोग सड़क पे ना उतरना, जब लोग सड़क पे उतरते हैं तो दैट यूजुअली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और जब वो टाइम लेके उतरते हैं ना, उसके बाद ना सीधा या तो देखा गया है तो रिजीम चेंज होता है, बिल्कुल। और या तो फिर उनके ऊपर रिप्रेशन होता है गवर्नमेंट की तरफ से। इस टाइम पे मुझे जहां तक लग रहा है कि यूएस जो है दैट इज टोटली डाई हार्ड टू चेंज द गवर्नमेंट। बिल्कुल, यूएस को भी एक अच्छा मौका मिल गया है। अब कुछ लोग बोल रहे कि यूएस ने ही उनको मोटिवेट किया है करने के लिए। और मेरे को लगता है अगर यूएस, एक तो ये जो गवर्नमेंट है खमीनई की, इसके साथ तो यूएस की बनती नहीं, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो यूएस का तो फायदा है ही है, क्योंकि वो अपने बंदे वहां पे इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। मगर अगर हम इसको दूसरे नजरिए से देखें तो लोगों का भी यहाँ पे बेनिफिट है अगर गवर्नमेंट चेंज होती, क्योंकि इस गवर्नमेंट से कुछ हो तो रहा है नहीं, है ना। उल्टा रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है। देखो, मेरे हिसाब से अल्टीमेटली फायदा किसका होना चाहिए? जनता का। जनता का। गवर्नमेंट आएगी जाएगी, यूएस तो पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ करेगा ही, अल्टीमेटली फायदा अगर जनता का हो तो ठीक है। अभी जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खुमैनी, उन्होंने तो अपना पूरा स्टांस यूएस गवर्नमेंट के अगेंस्ट बना रखा है। उन्होंने इजराइल से भी अपनी जंग छेड़ रखी है। सो यूएस इज हेल बेंट टू रिमूव द सुप्रीम लीडर। बिल्कुल। और क्योंकि उनके जो पॉलिसीज हैं और जो उनके करतूत है कि उन्होंने अभी जो वहाँ के 2023 के नोबेल पीस लॉरिएट नरगिस मोहम्मदी जो है, तो उनको उन्होंने जेल में डाल रखा है। और एक नोबेल लॉरिएट को अगर आप जेल में डाल के रखे, तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ की क्या इस टाइम पे दुर्दशा हो रही है। पब्लिक फ्रीडम, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सब कुछ ताक पे रख दिया गया है। और वहाँ के पुलिस को खुला हाथ दे दिया गया है कि जो भी एंटी गवर्नमेंट स्टैंड ले, आप लोग उनके ऊपर एक्शन लीजिए, उनको मारिए और उनको आप जेल में डालिए। फॉर दैट मैटर आप कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पे। तो मुझे जहाँ तक लगता है ना कि यूएस और जो यूरोपियन यूनियन है, ये लोग तो उसको रिमूव करेंगे। अब तो तय हो गया, अब तो तय है कि रिमूव, क्योंकि मेरे ख्याल से यूएस के बॉम्बर्स वगैरह भी अब आने वाले ही होंगे कुछ। हाँ, कतर में अभी खबरें आ रही है कि कतर के ऊपर B-52 बॉम्बर्स देखे गए हैं। वहाँ के यूएस के फाइटर जेट्स कतर के ऊपर उड़ रहे हैं। एंड द यूएस हैज टेकन अ वेरी इट्स स्टार्टिंग टू टेक अ वेरी एग्रेसिव पोजीशन अगेंस्ट द ईरान। और इन सब चीज़ों में अब देखना है, बाकी ये है कि ईरान को हेल्प किससे मिल पाती है। क्या रशिया, क्या सऊदी अरेबिया इस टाइम पे आके ईरान की हेल्प करेंगे? मेरे हिसाब से क्या तो चाइना आके हेल्प करेंगे? मेरे हिसाब से कोई हेल्प भी करेगा, पर लोगों का जो माहौल दिख रहा है, मतलब न्यूज़ वगैरह में जो दिख रहा है, रिजीम तो चेंज होनी है। रिजीम चेंज होना इज इंडिस्पेंसिबल। वो तो होनी है। हो सकता है रशिया या चाइना इंटरफेयर करे, अमेरिका इंटरफेयर करे, वो लोग अपने बंदे इंस्टॉल करने का ट्राई करे, राइट। पर ये रिजीम तो चेंज होनी है जैसा दिख रहा है, क्योंकि लोग और एक्सेप्ट नहीं करने वाले।
राइट। ये समवॉट सिमिलर सिचुएशन नहीं है अभिषेक, जहाँ पे बांग्लादेश में हम लोगों ने देखा हाँ कि वहाँ पे जो खालिदा जिया के जो बेटे हैं तारिक हाँ रहमान, वो इतने टाइम से एग्जाइल्ड थे, हाँ और जैसे ही उनकी मदर की डेथ होने वाली होती है उससे तकरीबन 3 से 4 दिन पहले वो बांग्लादेश में लैंड करते लैंड हैं, करते हैं। and you know he establishes a very strong support amongst his entire बीएनपी बांग्लादेश पार्टी जो पब्लिक, है उनके, हाँ नहीं बांग्लादेश पब्लिक इन जनरल। हाँ और उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट में आई वाज सो अमेज्ड टू सी कि उनके जो एक मतलब एक टाइम तक ये पार्टी जो थी वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी, ऑलमोस्ट इट बिल्कुल। वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजेंट इन दी बांग्लादेश स्फीयर, बट उनके आते साथ ही लोगों ने इतना उनको वार्म वेलकम दिया, वेलकम इतने देना स्टार्ट लार्ज किया, नंबर्स में वो लोग बिल्कुल। उतर के आए। और लगभग ये तय ही माना जा रहा है कि जो नेक्स्ट इलेक्शन बांग्लादेश में भी होने वाले हैं उसमें बीएनपी ही जीतेगी। बीएनपी जीतेगी, बट मेरा जो मेन मुद्दा था कि तारिक रहमान के लिए जो लोगों के मन में एक वेलकमिंग नेचर उन्होंने प्रेजेंट किया, वही सेम चीज मुझे नजर आ रही है ईरान के केस में भी, जहाँ पे जो वहाँ के एग्जाइल लीडर है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कह सकते हैं आप उनको, रजा पहलवी, हाँ, जो रजा उनकी रॉयल फैमिली से भी आते रॉयल हैं। फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके फादर साहब भी ईरान में एक टाइम पे सुप्रीम लीडर। 1979 तक, 1927 से 1979 तक इनका राइट जो पहलवी रूल, राइट पहलवी राइट डायनेस्टी जो हम बोलते हैं, राइट। वो उनका रूल था। तो रज़ा पहलवी जो है उन्होंने वो भी एग्जाइल में है यूएस में, और उन्होंने क्लियर टर्म्स में ये बोल दिया है कि दैट आई एम रेडी टू कम टू ईरान गिवन द फैक्ट कि ईरान मोनार्की नहीं में होगा। मोनार्की नहीं होगा, वहाँ पे हाँ, पीपल्स लॉ एंड ऑर्डर फॉलो किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऐसा लग रहा है कि ईरान में पहलवी आके अब मेरे ख्याल से वही बनाएंगे सरकार वहाँ पे। हाँ तो उनका उनका आना तय है और खुमैनी का जाना तय है। तो अभी तो ईरान में ये सिनेरियो भी चल रहा है। चल रहा है, और हम लोग यही वी कैन हाँ, और एटलीस्ट आगे एक्सपेक्ट, अभी जो भी होगा हम अपडेट तो लेके आएंगे ही आपके पास। वी शुड हाँ। एटलीस्ट एक्सपेक्ट कि इससे इंडिया के ऊपर इम्प्लीकेशन कम से कम पड़े। इंडिया के साथ में जो ईरान के इकोनॉमिक टर्म्स में, वो इस टाइम पे तो इट हैज़ टेकन अ यू नो वेरी डीप डाइव, क्योंकि इस टाइम पे ईरान के साथ में तो कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो ही नहीं रहे, और इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टू ज़ीरो। और क्योंकि फ्रेशली यूएस ने इस टाइम पे हार्ड सैंक्शंस लगा दिए हैं ईरान के ऊपर। If anyone wants to economically trade with Iran, that country has to pay a 25% of tariff. जैसे कि सौरभ ने कहा कि अभी यूएस ने बोला है कि जो भी कंट्री ईरान के साथ ट्रेड करेगी उसके ऊपर 25% टैरिफ लगने वाला है। इंडिया के ऊपर 50% ऑलरेडी लगा हुआ है, और 25 ऐड कर देंगे तो 75% हो जाएगा। तो अभी बात ये भी चल रही थी शायद अमेरिका 500% लगा दे, पर अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो मतलब इंडिया पे कम से कम इम्पैक्ट हो, हम तो यही चाहेंगे, राइट है ना। कि इंडिया तो यही चाहेगा कि ईरान के साथ भी ऐसे रिश्ते हैं बने रहे, क्योंकि हमारा वहाँ पे पोर्ट भी है। तो इंडिया के साथ, चाबहार पोर्ट। हाँ, तो इंडिया के साथ तो रिश्ते बने रहे, अमेरिका के साथ भी हम तो यही चाहते हैं कि पूरी दुनिया में पीस रहे और इंडिया के रिश्ते सबके साथ बेहतर रहे, ताकि बिजनेस अच्छा हो, ट्रेड अच्छा हो, और हमारी इकोनॉमी ऐसे ही ग्रो करती रहे। पर अब वर्ल्ड में जो सिचुएशन है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल तो है नहीं, ना आपका कंट्रोल है। तो देखते हैं। पर इसके बाद हम फ्लाइट लेके जाने वाले हैं एक और जगह पे, फ्लाइट लेके जा रहे हैं हम ग्रीनलैंड। ठंड का माहौल है तो हम जाएंगे ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड में भी सिचुएशन गर्मा गर्म है, बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है अभी पूरे वर्ल्ड में। और यहाँ पे कन्फ्लिक्ट, एक पार्टी तो सेम है अमेरिका, पर दूसरी पार्टी यहाँ पे चेंज हो गई है। दूसरी पार्टी है यूरोपियन यूनियन और मेनली डेनमार्क। क्यों सौरभ? भाई वहाँ पे आपने सही बोला कि कंट्री चेंज हो गई, ईरान की जगह अब नाउ इट्स ग्रीनलैंड, बट द पर्सन इन कॉमन हियर इज डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प। और इन दोनों का कॉमन लिंकेज क्या है? हमारा जो आज का जो ये टॉपिक का मेन कॉमन टॉपिक क्या है इसमें? यूएस और यूएस का इंटरफेरेंस इन ईरान पॉलिटिक्स एज वेल एज इन ग्रीनलैंड पॉलिटिक्स। अब ग्रीनलैंड में क्या है कि यूएस ने और बेसिकली ट्रम्प ने ऐसा पोस्चर लिया हुआ है कि वो या तो उसको एक्वायर करेंगे, और अगर एक्वायर करने को नहीं मिला तो देवन फोर्सफुली कब्जा कर फोर्सफुली उसको मिलिटरीली उसको कैप्चर करेंगे। कैप्चर कर लेंगे। अब ये ऐसा क्यों होता है कि हर जगह यूएस इन्वॉल्व है? यहाँ पे रशिया का हमें कोई रोल नहीं दिख रहा है, ठीक है।
यहाँ पे चाइना का भी अभी तक फॉर नाउ कोई रोल नहीं दिख रहा है, बट देर इज यूएसए एंड देर इज डोनाल्ड ट्रम्प एंड हिज वियर्ड पॉलिसीज। भाई मेरे हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि न्यूज़ वगैरह में और मतलब कुछ सोर्सेस से सुना था कि अमेरिका के पास इतना डेट है अभी कि 2030 तक अमेरिका की इकोनॉमी हो सकता है कोलैप्स हो जाए। 38 ट्रिलियन। बहुत बहुत डेट है, मतलब बहुत ज़्यादा डेट है। तो उनको अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए इधर उधर से उनको मिनरल्स, तेल, गैस, ये सब कुछ चाहिए उनको, ठीक है, जिसकी वजह से ये भी हो सकता है अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए वो अभी कह रहे हैं कि भाई अब दुनिया भाड़ में जाए, क्लाइमेट भाड़ में जाए, सब कुछ भाड़ में जाए, मेरे को अमेरिका की इकोनॉमी बचानी है। मेन रीज़न यहाँ पे जो है ना इनका उनको एक्वायर करने का, कभी भी ना एक रीज़न नहीं होता है किसी भी एक सॉवरेन कंट्री को एक्वायर करने के लिए। देर आर मल्टीपल रीजंस अटैच टू इट, एंड वन ऑफ द मोस्ट फोरमोस्ट रीज़न इज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिक्योरिटी है। जो यूएस इस टाइम पे बोल रही है दैट इज प्योरली ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन सिक्योरिटी बोल रहे हैं, रीजंस। हाँ। हाँ, क्योंकि वहाँ पे रशिया का एक वहाँ पे आर्टिक रीजन में हाँ। काफ़ी अच्छा कंट्रोल है। चाइना भी आ रहा है बोल रहे चाइना हैं। ने तो इट हैज इवन डिक्लेयर्ड इटसेल्फ नियर आर्टिक स्टेट, ऑल्दो चाइना इज nowhere beyond, it's nowhere near the Arctic Circle. China has declared itself near Arctic state, even though वो चाइना जो है वो आर्टिक सर्कल के आसपास में भी नहीं है, बट यूएस जो है इट्स गिविंग द सेम रीजन कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए वी वांट टू एक्वायर ग्रीनलैंड फॉर आवर ओन सिक्योरिटी पर्पस। बिल्कुल। एंड मुझे जहाँ तक लगता है इसके पीछे और भी मेन रीजंस हैं, और यूएस कभी भी इकोनॉमिक्स के आगे जाके कुछ नहीं सोचता। बिल्कुल। उनको मेन चीज चाहिए वहां से रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए उनको। एक और है जो बोला जाता है कि वर्ल्ड में बहुत जल्दी फ्रेश वाटर की कमी होने वाली है, उसके लिए युद्ध होने वाले बहुत सारे, ऐसा बोला जाता है। और ग्रीनलैंड में सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर्स है, सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर होगा वहाँ पे। जब वहाँ की जो बर्फ़ है वो पिघलेगी तो सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर आपको वहीं पे मिलेगा। तो अमेरिका वो फ्रेश वाटर सिक्योर करना चाहता है, ऐसा बोला जाता है। सौरभ, क्यों ना हम लोगों को ये बताए कि अमेरिका तो ग्रीनलैंड चाहता है, पर डेनमार्क का क्या स्टेटस है वहाँ पे? डेनमार्क का ऐसा है कि डेनमार्क इज द अम्ब्रेला कंट्री फॉर ग्रीनलैंड, बिकॉज देखिए जो ग्रीनलैंड है इट्स द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। टू कंपेयर हेयर, हम लोग यूजुअली ऑस्ट्रेलिया को लार्जेस्ट आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं, सो ग्रीनलैंड जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड है, और उस माध्यम से ये डेनमार्क के ऑटोनॉमस टेरिटरी में आता है, बट रूल इसको डेनमार्क ही करता है। उसकी जो फाइनेंसेस हैं, उसकी जो मिलिट्री है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उसकी जो फंडिंग है, दैट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द डेनमार्क गवर्नमेंट। बट इसमें जो है कि डेनमार्क का रोल, आपने पूछा यूएस, मतलब डेनमार्क का इसमें रोल क्या है? हाँ, मैं एक और चीज़ इसमें ऐड हाँ। करना चाहूँगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम अमेरिका ने यहाँ पे अपना बेस बना लिया था, लेकिन उसके बाद डेनमार्क ने इसको अपना कॉलोनी घोषित कर दिया, और डेनमार्क ने एक राइट भी दिया। जो ग्रीनलैंड के लोग हैं, 56,000 लोग हैं वहाँ पे, तो उनको एक राइट भी दिया कि आप जब चाहो रेफरेंडम करके आज़ादी ले सकते हो। राइट। तो वहाँ पे जो है डेनमार्क, तो इट हैज़ टेकन अ पोस्चर वेरी मच अगेंस्ट द यूएस, और नॉट ओनली द डेनमार्क, इवन वहाँ की जो यूरोपियन यूनियन है एंड द नेटो पार्टनर नेटो कंट्रीज विच आर पार्टनर्स विद यूएस इन नेटो। अब कब तक रहेंगे ये पता नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। तो नेटो इस टाइम तक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। रशिया के अगेंस्ट में इन्होंने अपना पूरा स्टैंड लिया हुआ था कि यूक्रेन, टू एंड द यूक्रेन एंड रशिया कॉन्फ्लिक्ट। बट जैसे ही बात अब ग्रीनलैंड के ऊपर आ गई है, तो सारे नेटो कंट्रीज एक्सक्लूडिंग अमेरिका, दे हैव स्टूड अगेंस्ट द यूएस, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि इनके आने वाले टाइम में नेटो वुड फेस अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू अलाइन इटसेल्फ टुगेदर। जैसे कि अभी इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलानी, फ्रांस के जो है मैक्रोन, और डेनमार्क की तो बोल ही रहे हैं, इन लोगों ने भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बहुत बयान दिए हैं। राइट। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो मैटर है ना, दैट इज वेरी क्लियर।
ही वॉन्ट्स टू ट्रेड, ही वॉन्ट्स टू हैव बिजनेस। वो खुद भी बिजनेसमैन है, उनको हर जगह बिजनेस दिखाई देता है। बिल्कुल। एंड क्योंकि वो बार बार ही बोलते रहते हैं ही वॉन्ट्स टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसके पीछे भी ना कहीं ऐसा लगता है कि उनका जो मेन एम है दैट इज टू एक्वायर ग्रीनलैंड ईदर बाय फोर्स बाय और हुक बाय एंड क्रोक। मैनिपुलेशन। हाँ, वो लेंगे ही। आपने ये सुना ही होगा कि 1867 में यूएस ने अलास्का को एक्वायर अलास्का, किया था, टेक ओवर किया था फ्रॉम रशिया। रशिया ने तो बेचा था उसको। बेचा था उनको, हाँ, उनको उस टाइम पे जरूरत नहीं थी, उनको उन्होंने उनको पता ही नहीं था वहाँ पे क्या है। उनको पता ही नहीं था, उनको हाँ, वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी हाँ। जो वैल्यू खैर है, उस समय तो अमेरिका को भी नहीं पता था। उस टाइम पे अमेरिका को भी नहीं पता था, क्योंकि उस टाइम पे वो कौड़ी के भाव में बिक रहा, हाँ, वो और देने को अमेरिका तैयार। में इसका बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया था उस समय कि भाई इस लैंड को लेने की ज़रूरत क्या है। राइट। तो एक जो है ना, एक मुझे ऐसा लगता है कि यूएस में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा सोचा है कि टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ग्रेट कैसे बनाएंगे अपने बिल्कुल, कंट्री को? एक तो लैंड मास के जरिए भी लैंड ग्रेट मास बना के सकते ज़रिए, हैं, हाँ। तो एक रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हो। के जरिए। हाँ। और क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स इतनी मात्रा में है, 31 बिलियन बैरल्स, ऑलमोस्ट रफली इक्वल टू व्हाट यूएस हैज इन इट्स रिजर्व्स। मतलब जितना तेल, जितनी गैस, हाइड्रोकार्बन गैस यूएस में है, उनके रिजर्व्स में है, उतना अकेला ग्रीनलैंड के पास में ग्रीनलैंड के है। पास है, और ऊपर से इन्होंने वेनेजुएला पे इनडायरेक्टली रूल अभी कर ही रहे हैं। हाँ। तो दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार उन्हीं के पास है। अब बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि यूएस के अपने ऊपर ही डेट इतना ज़्यादा है, यूएस अपने जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं वहाँ से ये अपने डेट्स, वहाँ से ये अपने लोन्स उठाती है, और उनको रीपे करने का टाइम जो है ना वो 2025 से बन पड़ा है। बट उनको पैसे देने के लिए इस टाइम पे यूएस के पास वो पैसा नहीं है। दुनिया भर के वो रोज थोक के भाव में अपने नोट छाप रहे हैं, हाँ। जिसकी वजह से पता नहीं क्या उनका डेट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और वो नहीं चाहते कि डॉलर की जगह कोई और करेंसी यूज़ हो ट्रेड के लिए, वरना उनका जो नोट छापने का पावर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जिसकी वजह से वो ब्रिक्स पे वो लगाते रहते रिस्ट्रिक्शन कि भाई नहीं करना, नहीं करना। ये आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि डी डॉलराइजेशन जो ब्रिक्स ने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया था, क्योंकि ब्रिक्स जो है वो काफ़ी पावरफुल कंट्रीज का एक बिल्कुल, एसोसिएशन बिल्कुल, है। बिल्कुल। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अगर आप साउथ अफ्रीका अभी को अभी फिर खैर भी, अभी ब्रिक्स प्लस हो गया है। हाँ ब्रिक्स प्लस हो गया है, अगर आप साउथ अफ्रीका को फिर भी इस टाइम के लिए अगर उसको नेग्लेक्ट करें, बाकी की जो सारी कंट्रीज हैं वो इतनी बड़ी कंट्रीज हैं, इतनी बड़ी कंट्रीज हैं, उनकी पॉपुलेशन ह्यूज है, एक्सेप्ट इकोनॉमी रशिया। स्ट्रांग है। इकोनॉमी स्ट्रांग है, मिलिटरीली बहुत पावरफुल बन चुकी है। बिल्कुल। अगर ये लोग आपस में गठबंधन डॉलर कर ले और डॉलर के खिलाफ अपना करेंसी लॉन्च करे। किया था इन्होंने, किया था, किया मतलब था अभी भी इन्होंने, उतना एक्टिवली नहीं किया, मतलब। एक्टिवली नहीं किया था, बट इन्होंने एक टाइम पे करने की कोशिश करी थी। इन लोगों ने जो ये कंट्रीज हैं, ब्रिक्स कंट्रीज, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने जो लोकल बार्टर सिस्टम इन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया बिल्कुल, था। हाँ। कि इंडिया ने रशिया को रुबेल में पे करना शुरू किया, रशिया ने इंडिया को रुपीज में पे करना शुरू किया। तो ये करना शुरू किया था, बट क्योंकि देखा कि जब यूएस फिर से सैंक्शंस लगाने के मतलब वो लगी पड़ी है, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया है, उन्होंने इनडायरेक्टली गोल्ड को प्रेफरेंस देना शुरू किया है। करना तो है ही डी बिल्कुल, डॉलराइजेशन, बिल्कुल, जब एक बार बिल्कुल। उस तरफ पैर रख हाँ, दिया है तो हाँ, करना तो है ही, करना तो है ही। बट अब वो पैसिवली करेंगे उस चीज को, बिल्कुल। डॉलर के जरिए करेंगे, बार्टर सिस्टम अपने इक्विपमेंट को लेके करेंगे, या वो दूसरे ट्रेड्स में करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, करना तो है ही। बट सेम चीज मदुरो ने किया था। हाँ। मदुरो, निकोलस मदुरो, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, वेनेजुएला, हाँ। उन्होंने डी डॉलराइजेशन करने के लिए कोशिश अपने किया था। गोल्ड रिजर्व्स को उन्होंने पूरा खाली कर देने की कोशिश करी थी, और उसके जरिए वो ट्रेड कर रहे थे। चाइना के साथ में युआन में ट्रेड कर रहे थे, रशिया के साथ में उनके करेंसी में ट्रेड रूबल कर में रहे थे। ट्रेड कर रहे थे। तो यूएस को बात समझ में आ गई थी कि डी डॉलराइजेशन तो यहीं से स्टार्ट हो गया है, तो उन्होंने उनकी इकोनॉमी शिकंजा को कस दिया। झटका लगेगा। हाँ। तो उन्होंने ऐसा किया। और ग्रीनलैंड में अभी देखो, अगर ग्रीनलैंड पे अमेरिका कुछ भी करता है, क्योंकि डेनमार्क ने बोला है कि हम गोली पहले मारेंगे और बात हम बाद में करेंगे। तो अगर ऐसा होता है
तो नेटो तो बिखरेगा ही बिखरेगा, नेटो के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि अमेरिका ने क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ही बयान आया है कि अगर नेटो से अमेरिका हट जाए तो यूरोप का नेटो का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो अगर जिसकी वजह से यूरोप के जितने भी लीडर्स हैं वो बहुत चिढ़े पड़े हैं, और अगर अमेरिका कुछ भी ऐसा करता है तो नेटो तो बिखरेगा, लेकिन मेरे को शक है कि यूरोप कोई एक्शन ले पाएगा कि नहीं। क्या यूरोप में इतनी ताकत है कि वो अमेरिका के सामने खड़ा हो पाएगा कि नहीं, अगर पीछे से किसी और का सपोर्ट ना हो, जैसे कि रशिया या चाइना। रशिया और चाइना का डायरेक्टली यूरोपियन यूनियन या पार्टनर नेटो कंट्रीज के लिए डायरेक्ट सपोर्ट होना, ये थोड़ा सा मतलब मुश्किल है। आई वुड नॉट स्पेकुलेट। मुश्किल भी है क्योंकि एक तो कॉन्फ्लिक्टिंग मैटर है, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स हैं यहाँ पे। चाइना फिर भी सपोर्ट कर सकता है इस मैटर में, बट रशिया आई डोंट थिंक कि क्योंकि एक तो इम्पेंडिंग वॉर चल रहा है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, जिसके खिलाफ एवरी अदर डे इटली टेक्स अ स्टैंड और फ्रांस और यूके टेक्स अ स्टैंड। सो आई डोंट थिंक रशिया वुड embroil itself into this Greenland and US matter, but to some extent China would definitely like to क्योंकि उनका अपना खुद का ही वहाँ पे इकोनॉमिकल इंटरेस्ट्स है कि वो यूएस को कर्ब करने की कोशिश करेगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये तो आगे आने वाले टाइम पे पता लगेगा कि यूएस अपना पोस्चर क्या रखता है। वुड इट टेक अ मिलिट्री स्टैंड और वुड इट डायरेक्टली नेगोशिएट विद डेनमार्क और द पार्टनर नेटो कंट्रीज। बट मिलिट्री स्टैंड मुझे इस टाइम पे लगता है कि इट वुड कुछ ना कुछ इट वुड बी अ वेरी टफ हाँ कुछ मतलब बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा अगर उन्होंने किया। और यूएस का एक स्ट्रैटेजी हमेशा रहता है जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि नेटो में भी उन्होंने यही किया। उन्होंने बोलता है कि भाई आप लोगों को मिलिट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले बोल रहे थे आप लोगों को मिलिट्री हम बना रहे हैं, हम तुम्हारी सिक्योरिटी का जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप लोग इकोनॉमी पे ध्यान दो, जो कि उन्होंने जापान के साथ किया, साउथ कोरिया के साथ किया, यूरोप के साथ किया, कि मत बनाओ तुम लोग, अपना इकोनॉमी पे ध्यान दो, मैं हूँ ना तुम्हारे सिक्योरिटी के लिए, हमारे पास न्यूक्लियर भी है, सब है, हम लोग पूरा आपको देख लेंगे, पूरा हम लोग देख। पर ट्रम्प आके बोल रहे भाई तुम क्यों नहीं लगा रहे पैसा, तुम लगाओ पैसा, अब जितना शेयर हम देते उतना ही शेयर दोगे तुम। ट्रम्प ने तो आने से पहले ही बोल दिया था। हाँ, ट्रम्प जब वो तो अभी इसके बाद क्या हुआ, इसी चक्कर में अभी यूरोप को झटका लगा, अबे अचानक से हम कैसे बढ़ाए, जापान को लगा, जापान ने अपनी आर्मी बनानी स्टार्ट कर दी, अच्छी मतलब आर्मी को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी धीरे धीरे सब जितने भी देश है जो अमेरिका के क्या बोलते हैं बिल्कुल एलाइज थे, उनको धीरे धीरे करके झटका लगना स्टार्ट हो रहा है। तो वो लोग अभी अपनी आर्मी अपनी मिलिट्री बनाने के लिए ध्यान दे रहे हैं। राइट, वो जो डिपेंडेंसी है यूएस के ऊपर से, वो धीरे धीरे करके एक तो जापान ख़त्म कर रही है, उसके बाद फिर जो यूरोपियन यूनियन है, नेटो एज अ होल है, वो लोग भी ख़त्म कर रही है। इनके तो क्लियर कमेंट्स भी आ चुके हैं कि यूएस इज़ नॉट विद अस, यूएस इज़ नॉट आवर फ्रेंड एज वी थॉट इट वुड बी। सो अब धीरे धीरे करके जो है यूएस अपने इंटरेस्ट को ऊपर रख रहा है, और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक है। वो अपने इंटरेस्ट को अगर ऊपर रख रहा है तो दूसरी कंट्रीज को भी पूरी फ्रीडम है कि वो लोग अपने इंटरेस्ट को ऊपर रखे, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को ऊपर रखे। एंड सो इंडिया वुड बी डूइंग द सेम थिंग। इंडिया अभी तक तो सेम करती आई है। मेरे हिसाब से हु इज अमेरिका टू ये बोलने वाला कि इंडिया इसके साथ नहीं कर सकते, उसके साथ नहीं कर सकते। राइट, अमेरिका कौन होता है भाई? ये तो अभी कॉलोनियल वाला रूल तो है नहीं कि इंग्लैंड का इंडिया पे कब्जा है, तो किसी और कंट्री का कब्जा है। अमेरिका भाई, इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट नेशन। इंडिया जिसके साथ ट्रेड करना चाहे उसके साथ कर सकता है। अमेरिका इतना प्रेशर बनाएगा, इंडिया और अमेरिका के रिश्ते उतने ही खराब होते जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ग्रीनलैंड और जो यूएस की कहानी है वो आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा हम लोग अभी तो रोज ही अपडेट आएंगे, हम अनरेवल होते हुए देखेंगे कि आगे आने वाले टाइम पे यूएस क्या मिलिट्री स्टैंड लेगा, क्या नेगोशिएट करेगा थ्रू डेनमार्क और थ्रू अदर नेटो पार्टनर कंट्रीज। तो आगे आने वाले एपिसोड्स में हम एक तो जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उसके ऊपर अपडेट्स लेके आते रहेंगे, नए नए टॉपिक्स, नए नए
डिस्कशंस जो इंडिया में भी हो रहे हैं उसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे, आप लोगों के साथ करेंगे, हम दोनों मिलके करेंगे। तब तक के लिए मैं अभिषेक और मेरे को होस्ट सौरभ हम आपसे विदा लेते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए। जय हिंद।